एक सुबह जब अकबर का दरबार लगा हुआ था, तब दो व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था, जो काफी डरासमा और चुपचाप खड़ा था। पहले व्यक्ति का नाम था रामदीन, जो एक साधारण किसान था। दूसरा व्यक्ति मोहनलाल एक तेली था, जिसका तेल का कोल्हू और दुकान थी। तीसरा व्यक्ति सोहन मोहनलाल का ही नौकर था। रामदीन ने बादशाह के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, आलम पनाह, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। इस मोहनलाल ने मेरी मेहनत की कमाई हड़प ली है और अब मुझे ही झूठा साबित करने पर तुला है। मोहनलाल तुरंत चिल्लाया, जहां पनाह, ये किसान सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे उधार लिया था और अब लौटाने के समय बहाने बना रहा है। मैंने इसकी कोई कमाई नहीं हड़पी। बादशाह अकबर ने दोनों को शांत कराते हुए कहा, धैर्य रखो और एक एक करके अपनी बात बताओ। आखिर माजरा क्या है? रामदीन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। पिछले महीने मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने अपनी थोड़ी सी जमीन इस तेली मोहनलाल के पास 500 स्वर्ण मुद्राओं में गिरवी रखी थी। शर्त यह थी कि यदि मैं एक महीने के भीतर यह रकम सूद समेत लौटा दूंगा, तो मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाएगी, अन्यथा यह जमीन मोहनलाल की हो जाएगी। उसने आगे कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके और कुछ उधार लेकर 500 स्वर्ण मुद्राएं और तयशुदा सूद की रकम, कुल मिलाकर 550 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। कल जब मैं ये रकम लेकर मोहनलाल की दुकान पर पहुंचा, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अब वो जमीन उसी की है, जबकि जहांपनाह, कल ही एक महीने की अवधि पूरी हो रही थी और मैं समय पर पैसे लेकर पहुंचा था। अब मोहनलाल ने अपनी सफाई पेश की, आलम पनाह, यह किसान सरासर झूठ बोल रहा है। हां, इसने अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी और शर्त भी यही थी, परंतु ये कल समय पर पैसे लेकर नहीं आया। जब ये आया, तब तक एक महीने की अवधि समाप्त हो चुकी थी और सूरज भी ढल चुका था। शर्त के अनुसार अब वो जमीन मेरी हो चुकी है। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। उसने अपने नौकर सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा ये नौकर सोहन भी इस बात का गवाह है। जब ये किसान आया, तब दुकान बंद करने का समय हो चुका था और अंधेरा घिर आया था। सोहन ने डरते डरते सिर हिलाकर मोहनलाल की बात का समर्थन किया। जी हुजूर, सेठ जी सही कह रहे हैं। जब रामदीन काका आए थे, तब काफी देर हो चुकी थी। बादशाह अकबर ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। मामला थोड़ा उलझा हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। रामदीन का कहना था कि वो समय पर पहुंचा था, जबकि मोहनलाल और उसका नौकर कह रहे थे कि वो देर से आया था। कोई तीसरा निष्पक्ष गवाह भी नहीं था। यदि रामदीन सच कह रहा था, तो मोहनलाल उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था, और यदि मोहनलाल सच कह रहा था, तो रामदीन झूठा आरोप लगा रहा था। बादशाह ने अपने काजियों और मंत्रियों से सलाह ली, परंतु वे भी किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच सके। कुछ का मानना था कि चूंकि रामदीन के पास पैसे हैं, तो उसे एक मौका और देना चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि यदि शर्त का उल्लंघन हुआ है, तो मोहनलाल का जमीन पर अधिकार बनता है। असमंजस की स्थिति देखकर बादशाह अकबर ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। हमें विश्वास है कि तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर दोगे। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से बादशाह को सलाम किया और फिर दोनों वादी प्रतिवादी की ओर मुड़े। उन्होंने रामदीन से पूछा, रामदीन, जब तुम पैसे लेकर मोहनलाल की दुकान पर पहुंचे, तो क्या तुमने समय का कोई अंदाजा लगाया था? क्या सूरज पूरी तरह ढल चुका था? रामदीन ने कहा, हुजूर, सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। अभी भी थोड़ी रोशनी बाकी थी। मैंने मोहनलाल से बहुत मिन्नतें की, पर उसने मेरी एक न सुनी। फिर बीरबल मोहनलाल की ओर मुड़े। मोहनलाल,
क्या ये सच है कि रामदीन कल तुम्हारे पास पैसे लेकर आया था? मोहनलाल ने कहा, हाँ हुजूर, आया तो था, पर बहुत देर से। तब तक दुकान बंद करने का समय हो चुका था और शर्त की अवधि भी समाप्त हो गई थी। बीरबल ने सोहन की ओर देखा। सोहन, तुम उस समय दुकान पर मौजूद थे। सच सच बताओ, जब रामदीन आया तब क्या स्थिति थी? क्या वाकई अंधेरा हो चुका था? सोहन अपने मालिक मोहनलाल के डर से कांपते हुए बोला, जी हुजूर, अंधेरा होने ही वाला था। मतलब? सेठ जी ने कहा कि देर हो गई है। उसकी बातों में घबराहट साफ झलक रही थी। बीरबल कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्हें एक तरकीब सूझ गई थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, आलम पनाह, इस मुकदमे का फैसला करने के लिए मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने की आज्ञा चाहिए। बादशाह ने उत्सुकता से कहा, अवश्य बीरबल, तुम्हें पूरी आज्ञा है। बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया कि वह दरबार के बाहर से एक जलता हुआ दीपक और एक बड़ा सा घड़ा लेकर आए। जब सेवक ये वस्तुएं ले आया तो बीरबल ने रामदीन और मोहनलाल से कहा, तुम दोनों इस जलते हुए दीपक को ध्यान से देखो। दोनों ने दीपक की लौ को देखना शुरू किया। फिर बीरबल ने उस जलते हुए दीपक को उस बड़े से घड़े के अंदर रख दिया और घड़े का मुंह ऊपर से एक कपड़े से हल्का सा ढक दिया, ताकि दीपक बुझे नहीं, पर उसकी रोशनी बाहर बहुत कम आए। अब बीरबल ने पूछा, रामदीन, क्या तुम्हें घड़े के अंदर दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है? रामदीन ने ध्यान से देखकर कहा, जी हुजूर, बहुत हल्की सी रोशनी दिख रही है, पर यह साफ है कि दीपक जल रहा है। फिर बीरबल ने मोहनलाल से वही सवाल किया, मोहनलाल, क्या तुम्हें घड़े के अंदर दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है? मोहनलाल, जो रामदीन की जमीन हड़पने की नीयत रखता था और यह दिखाना चाहता था कि कल सचमुच अंधेरा हो चुका था, उसने तुरंत कहा, नहीं हुजूर, मुझे तो कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। घड़े के अंदर घोर अंधेरा है, दीपक शायद बुझ चुका है। उसके नौकर सोहन ने भी अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हुजूर, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, अंदर अंधेरा है। बीरबल मुस्कुराए। उनका प्रयोग सफल रहा था। बीरबल ने घड़े पर से कपड़ा हटाया और जलता हुआ दीपक बाहर निकाला। दीपक अभी भी प्रज्वलित था। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह, फैसला साफ है। उन्होंने मोहनलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तेली मोहनलाल झूठ बोल रहा है। यदि इसे अभी दिन के उजाले में घड़े के अंदर जलता हुआ दीपक दिखाई नहीं दे रहा, तो कल शाम को जब सूरज ढल रहा था और थोड़ी रोशनी बाकी थी, तब इसे रामदीन का आना कैसे अंधेरे में नजर आया होगा? इसका मतलब यह है कि कल जब रामदीन पैसे लेकर पहुंचा था, तब इतनी रोशनी अवश्य थी कि लेन देन किया जा सके, परंतु मोहनलाल की नीयत में खोट था और वो जानबूझकर रामदीन की जमीन हड़पना चाहता था। उन्होंने आगे कहा, रामदीन सच कह रहा है, वो समय पर पैसे लेकर पहुंचा था। मोहनलाल को रामदीन से पैसे लेकर उसकी जमीन वापस कर देनी चाहिए। मोहनलाल का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और बीरबल की बुद्धिमानी के सामने वो निरुत्तर था। सोहन भी सिर झुकाए खड़ा था। बादशाह अकबर बीरबल के इस अनूठे न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने एक बार फिर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुमने न केवल सच और झूठ का पता लगाया, बल्कि दोषी को उसकी गलती का एहसास भी करा दिया। बादशाह ने आदेश दिया कि मोहनलाल तुरंत रामदीन की जमीन उसे वापस करे और झूठी गवाही देने तथा दरबार को गुमराह करने के अपराध में उसे दंडित भी किया जाए। सोहन को भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि भविष्य में वो सच का साथ दे। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और बादशाह अकबर का आभार व्यक्त किया। निष्कर्ष, इस अजीब मुकदमे का फैसला पूरे आगरा में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने एक बार फिर बीरबल की न्यायप्रियता
और उनकी समस्याओं को सुलझाने की अद्वितीय क्षमता की प्रशंसा की। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं थे, बल्कि मानवीय व्यवहार और मनोविज्ञान के भी गहरे पारखी थे। वे जानते थे कि लालच और झूठ व्यक्ति को अंधा बना देते हैं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बीरबल का यह फैसला आज भी हमें यह सिखाता है कि न्याय केवल नियमों और कानूनों पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें विवेक, तर्क और मानवीय संवेदनाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जब कोई मामला अत्यंत पेचीदा हो जाए, तो कभी कभी एक छोटा सा परंतु बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग भी सच्चाई को उजागर कर सकता है। अजीब मुकदमा और बीरबल का यह फैसला मुगल दरबार के इतिहास में न्याय और बुद्धिमत्ता के एक और सुनहरे अध्याय के रूप में अंकित हो गया। कहानी 2। बात उन दिनों की है जब आगरा में मौसम खुशगवार था। दूर देश से कंधार का एक विद्वान, जिसका नाम था पंडित विद्यासागर, बादशाह अकबर के दरबार में अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने और शाही संरक्षण प्राप्त करने की आशा लेकर आया। आरंभ में पंडित विद्यासागर ने अपनी वाक्पटुता और शास्त्रों के ज्ञान से बादशाह को प्रभावित किया। अकबर विद्वानों का आदर करते थे, अतः उन्होंने पंडित को शाही अतिथि के रूप में कुछ दिन महल में रुकने का निमंत्रण दिया। पंडित विद्यासागर तो मानो इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने तुरंत बादशाह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन्हें विशेष अतिथि कक्ष में ठहराया गया, जहां उनकी सेवा शुश्रूषा का उत्तम प्रबंध किया गया। पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते। पंडित विद्यासागर दरबार में उपस्थित होते, ज्ञान की बातें करते और शाही भोज का आनंद लेते। परंतु धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आने लगी। वो अत्यंत बातूनी, अहंकारी और पेटू किस्म के इंसान थे। उन्हें हर चीज में नुक्स निकालने की आदत थी। शाही बावर्चियों द्वारा बनाए गए लजीज पकवानों में भी वे मीन मेख निकालते, कभी नमक कम बताते तो कभी मसाले ज्यादा। उनकी फरमाइशें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वो सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ खाते रहते और शाही भंडारे पर अनावश्यक बोझ बन गए थे। इसके अतिरिक्त पंडित विद्यासागर को किसी के निजी जीवन में ताकझांक करने और बिन मांगी सलाह देने की भी बुरी आदत थी। वे दरबारियों के आपसी मामलों में दखल देते, बादशाह के निर्णयों पर अपनी टिप्पणी करते और यहां तक कि बीरबल की बुद्धिमानी को भी चुनौती देने का प्रयास करते। उनका व्यवहार धीरे धीरे सभी के लिए असहनीय होता जा रहा था। सेवक उनसे परेशान थे, दरबारी उनसे कतराने लगे थे और स्वयं बादशाह अकबर भी उनकी उपस्थिति से ऊब चुके थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, पर पंडित विद्यासागर के जाने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था। वो शाही मेहमानवाजी का भरपूर दुरुपयोग कर रहे थे। बादशाह अकबर अतिथि देवो भव की परंपरा से बंधे हुए थे और सीधे सीधे किसी मेहमान को जाने के लिए कहना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। महल का अनुशासित और शांत वातावरण पंडित विद्यासागर के कारण भंग हो चुका था। उनकी कर्कश हंसी और ऊंची आवाज में बातें हर किसी को खटकती थी। एक दिन जब पंडित विद्यासागर अपने कक्ष में दोपहर का भोजन कर रहे थे, जो कि उनका दिन का चौथा या पांचवा भोजन होता था, बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बादशाह के चेहरे पर चिंता और झुंझलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बीरबल, बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो देख ही रहे हो कि ये कंधारी पंडित हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। जब आया था तो लगा था कि कुछ दिन रहकर चला जाएगा, पर यह तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी फरमाइशें और उसका व्यवहार अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं अतिथि का अपमान भी नहीं करना चाहता, पर इस समस्या का कोई हल निकालना ही होगा। बीरबल, जो स्वयं भी पंडित विद्यासागर के तौर तरीकों से भली भांति परिचित थे, मुस्कुराए। आलमपना, आप व्यर्थ चिंता न करें। हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है, बस हमें सही युक्ति लगानी होगी। तो क्या युक्ति है तुम्हारे पास, बीरबल?
बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। मैं चाहता हूं कि ये पंडित बिना किसी अपमान के स्वयं ही यहां से जाने का निर्णय ले ले। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा। उनकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। जहांपनाह, इसके लिए हमें एक छोटी सी योजना बनानी होगी। हमें पंडित जी को यह महसूस कराना होगा कि अब उनके यहां और अधिक रुकने का कोई औचित्य नहीं है, और शायद उनका यहां रहना अब उतना सम्मानजनक भी नहीं रहा जितना पहले था। कैसी योजना? अकबर ने पूछा। उनकी आशाएं बीरबल पर टिक गई थी। बीरबल ने अपनी योजना बादशाह के कानों में धीरे से बताई। बादशाह अकबर योजना सुनकर पहले तो कुछ चकित हुए, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन से ही बीरबल की योजना पर अमल शुरू हो गया। पहला चरण, सेवा में सूक्ष्म परिवर्तन। बीरबल ने सबसे पहले शाही महल के उन सेवकों को बुलाया जो पंडित विद्यासागर की सेवा में नियुक्त थे। उन्होंने सेवकों को कुछ विशेष निर्देश दिए। अगली सुबह जब पंडित विद्यासागर सोकर उठे तो उन्हें अपनी सुबह की चाय के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जब चाय आई भी तो वो वैसी कड़क और सुगंधित नहीं थी जैसी उन्हें पसंद थी, बल्कि थोड़ी ठंडी और फीकी थी। नाश्ते में भी उनकी पसंदीदा चीजों के बजाय साधारण व्यंजन परोसे गए। पंडित ने कुछ कहा तो नहीं, पर उनके चेहरे पर अप्रसन्नता साफ झलक रही थी। दोपहर के भोजन में भी यही सिलसिला जारी रहा। स्वादिष्ट कोरमे और बिरयानी की जगह उन्हें सादी दाल रोटी और उबली सब्जियां परोसी गई। जब उन्होंने सेवक से इसका कारण पूछा तो सेवक ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, आजकल शाही रसोई में कुछ विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, परंतु उनसे व्यंजनों का स्वाद थोड़ा बदल जाता है। बादशाह सलामत स्वयं भी आजकल सादा भोजन ही पसंद कर रहे हैं। यह सरासर झूठ था, लेकिन पंडित को बहलाने के लिए काफी था। पानी भी उन्हें अब चांदी के गिलास के बजाय मिट्टी के कुल्हड़ में दिया जाने लगा। उनके कक्ष की सफाई में भी जानबूझकर थोड़ी देरी की जाने लगी। उनके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री में भी वैसा ध्यान नहीं दिया जा रहा था जैसा पहले दिया जाता था। पंडित विद्यासागर इन छोटे छोटे बदलावों से बेचैन होने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके मान सम्मान में कमी की जा रही है, लेकिन वो सीधे तौर पर कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि सेवक हर बार कोई न कोई बहाना बना देते थे। बीरबल ने दरबारियों को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया था। जब पंडित विद्यासागर दरबार में आते तो पहले जहां सभी दरबारी उनसे बड़ी गर्मजोशी से मिलते थे और उनके ज्ञान की प्रशंसा करते थे, अब वे उन्हें देखकर अनदेखा करने का प्रयास करते या फिर औपचारिक सी दुआ सलाम करके अपने कामों में लग जाते। यदि पंडित किसी चर्चा में भाग लेने की कोशिश करते या अपनी कोई बात रखते तो दरबारी बड़ी उदासीनता से उनकी बात सुनते और फिर विषय बदल देते। बादशाह अकबर भी अब उनसे पहले की तरह खुलकर बातें नहीं करते थे, बल्कि अक्सर किसी महत्वपूर्ण राजकीय कार्य में व्यस्त होने का बहाना बनाकर उनसे दूरी बना लेते थे। एक दिन पंडित विद्यासागर ने दरबार में ज्योतिष शास्त्र पर एक लंबा व्याख्यान देने का प्रयास किया। पहले तो कुछ दरबारियों ने अनिच्छा से सुनने का अभिनय किया, परंतु धीरे धीरे एक एक करके वे किसी न किसी बहाने से खिसकने लगे। अंत में पंडित अकेले ही अपनी बातें दोहरा रहे थे और सामने केवल कुछ ऊँघते हुए पहरेदार बचे थे। ये उनके अहंकारी स्वभाव के लिए एक बड़ा झटका था। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहकर एक नया नियम प्रचारित करवाया। इस नियम के अनुसार शाही महल में रुकने वाले अतिथियों को अब अपने प्रवास की अवधि पहले से बतानी होगी, और यदि वे निश्चित अवधि से अधिक रुकते हैं तो उन्हें अपने भोजन और अन्य सुविधाओं का व्यय स्वयं वहन करना होगा। ये नियम विशेष रूप से उन अतिथियों के लिए था जो अनिश्चित काल के लिए रुक जाते थे। ये खबर जब पंडित विद्यासागर तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें शाही मेहमानवाजी के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है। वो तो मुफ्त के ऐशो आराम के आदी हो चुके थे। बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को पंडित विद्यासागर के पास भेजना शुरू किया
जो कंधार से हाल ही में आए हों या ऐसा अभिनय करते हों। ये लोग पंडित जी से मिलकर कंधार के बिगड़ते हालातों, उनके प्रियजनों की उनके लिए चिंता और उनके अधूरे पड़े महत्वपूर्ण कार्यों की बातें करते। एक दिन एक व्यक्ति, जिसे बीरबल ने ही सिखा पगाकर भेजा था, पंडित विद्यासागर से मिला और बोला, पंडित जी, आप तो यहां बादशाह सलामत की मेहमानी का आनंद ले रहे हैं, पर कंधार में आपके शिष्य आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके बिना ज्ञान की गंगा सूख सी गई है और सुना है आपके पड़ोस में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं, जिनका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर पंडित विद्यासागर चिंतित होने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में उनके अपने स्थान पर उनका महत्व कम न हो जाए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने बादशाह अकबर से कहकर पंडित विद्यासागर के लिए कुछ विदाई उपहार तैयार करवाए। कुछ साधारण शौलें, सूखे मेवे और यात्रा के लिए थोड़ा सा मार्ग व्यय। एक शाम जब पंडित विद्यासागर अपने कक्ष में इन्हीं सब बातों से परेशान बैठे थे, बीरबल उनसे मिलने आए। पंडित जी, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत आपकी विद्वता और आपके सानिध्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे आपके कंधार सकुशल वापसी की कामना करते हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ स्नेहिल भेंट भी भेजी है। इसके साथ ही सेवकों ने वे उपहार पंडित जी के सामने रख दिए। ये एक स्पष्ट संकेत था कि अब उनके जाने का समय आ गया है। पंडित विद्यासागर का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब यहां और रुकना उनके लिए न तो संभव है और न ही सम्मानजनक। उनकी सेवा में आई कमी, दरबार में उपेक्षा, नए नियमों का बोझ, घर की चिंता और अब ये विदाई उपहार, इन सब ने मिलकर अपना काम कर दिया था। पंडित विद्यासागर ने महसूस किया कि अब उनका मान सम्मान यहां पहले जैसा नहीं रहा और उनका यहां टिके रहना मूर्खता होगी। अगली सुबह पंडित विद्यासागर ने भारी मन से परंतु बाहरी तौर पर प्रसन्नता दिखाते हुए बादशाह अकबर से विदा ली। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गृह नगर कंधार में कुछ अत्यावश्यक कार्य याद आ गए हैं, इसलिए उन्हें शीघ्र प्रस्थान करना होगा। बादशाह अकबर ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए उन्हें विदाई दी और उनके सुखद यात्रा की कामना की। निष्कर्ष, पंडित विद्यासागर के जाने के बाद शाही महल में सभी ने राहत की सांस ली। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनकी बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, वो भी बिना किसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न किए। तुमने सचमुच उस नापसंद मेहमान को ऐसे भगाया कि उसे भनक तक नहीं लगी कि उसे भगाया जा रहा है, बल्कि उसे लगा कि वो स्वयं ही जा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सीधी बात कहने के बजाय संकेतों और परिस्थितियों का ऐसा जाल बुनना पड़ता है कि व्यक्ति स्वयं ही सही निर्णय लेने पर विवश हो जाए। अतिथि का सम्मान महत्वपूर्ण है, परंतु अतिथि को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और युक्ति से अप्रिय परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है और किसी को आहत किए बिना भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। पंडित विद्यासागर का प्रकरण अकबर और बीरबल की अनगिनत रोचक कहानियों में एक और यादगार अध्याय जोड़ गया। कहानी 3। बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। सुनहरे और मरमरी स्तंभों से सुसज्जित विशाल कक्ष में कीमती कालीनों पर मखमल की गद्दियां बिछी थी, जिन पर अमीर उमरा, मंत्रीगण और विभिन्न कलाओं के गुणी जन अपने अपने ओहदे के अनुसार विराजमान थे। मध्य में रत्न जड़ित सिंहासन पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहन चिंतन की छाया थी। आज दरबार में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि एक प्रकार की बौद्धिक शांति छाई हुई थी। अकबर अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता
और हाजिर जवाबी को परखने के लिए अटपटे सवाल पूछ लिया करते थे। आज भी उनके मन में कुछ ऐसा ही कौतूहल जागा। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दरबार में उपस्थित सभी लोगों पर एक नजर डाली और फिर अपनी गंभीर वाणी में बोले, दरबारियों, आज हमारे मन में एक सहज सा प्रश्न उठ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इस समस्त सृष्टि में, इस विशाल दुनिया में, वो कौन सी चीज है जो सबसे छोटी है और वो कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी है। प्रश्न सुनने में अत्यंत सरल था, पर इसका उत्तर उतना ही गूढ़ हो सकता था। ये अकबर भली भांति जानते थे। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, मानो उत्तर उनके पड़ोसी के पास हो। सबसे पहले खजांची ने हिम्मत जुटाई। वो अपने स्थान पर खड़े हुए, अदब से झुके और बोले, आलमपना, मेरे विचार से दुनिया की सबसे छोटी चीज राई का दाना है, जिसे हम अपनी उंगलियों से बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज निसंदेह ये पृथ्वी है, जिस पर हम सब रहते हैं, या फिर ये अनंत आकाश। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आपका प्रयास सराहनीय है खजांची जी, परंतु ये उत्तर हमारे मन को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद सेनापति आगे आए। उनकी आवाज में सैन्य अनुशासन की कठोरता थी। जहांपनाह, मेरे अनुसार सबसे छोटी चीज एक अणु है जिसे हम देख भी नहीं सकते, और सबसे बड़ी चीज है साहस, जो एक सैनिक को मृत्यु के सामने भी अडिग रखता है, या फिर सूर्य जो समस्त संसार को प्रकाश देता है। अकबर ने उनकी ओर देखा। सेनापति जी, आपके उत्तर में बल है, पर गहराई की कुछ कमी है। एक एक करके कई दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने सबसे छोटी चीज के रूप में चींटी के बच्चे का नाम लिया, तो किसी ने धूलकण का। सबसे बड़ी चीज के लिए किसी ने पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र किया, तो किसी ने विशाल सागर का। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, आगे बढ़े और बोले, हुजूर, सबसे छोटी चीज है मूर्ख की बुद्धि और सबसे बड़ी चीज है अक्लमंद की समझ। ये कहते हुए उन्होंने तिरछी नजरों से बीरबल की ओर देखा, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हों। अकबर को मुल्ला की बात में हास्य तो नजर आया, पर वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी नजरें अब अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने पुकारा, क्या इस प्रश्न पर तुम्हारे पास कोई विचार नहीं? सारा दरबार अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर चुका है, पर हमें अभी तक वो उत्तर नहीं मिला जो हमारे हृदय को छू जाए। बीरबल अदब से आगे आए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और फिर अत्यंत विनम्रता से कहा, आलमपनाह, ये प्रश्न जितना छोटा प्रतीत होता है, इसका उत्तर उतना ही व्यापक और गहन है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी थोड़ी सहायता की आवश्यकता होगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वे जानते थे कि जब बीरबल कुछ समय मांगते हैं तो कोई असाधारण बात ही सामने आती है। अवश्य बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए और कितना समय? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे केवल 24 घंटे का समय चाहिए, और सहायता के रूप में मैं चाहूंगा कि आप कल इसी समय, इसी दरबार में नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों, विद्वानों और आम नागरिकों को भी आमंत्रित करें। साथ ही आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहूंगा जिससे दरबार की गतिविधियां कुछ समय के लिए गोपनीय रहें। अकबर को बीरबल की योजना रहस्यमयी लगी, पर उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, तुम्हारी सभी मांगे स्वीकार की जाती है। कल हम तुम्हारे बड़े जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। अगले दिन दरबार नियत समय पर लगा। आज दरबार में सामान्य से अधिक भीड़ थी। अकबर के निर्देशानुसार शहर के कई जाने माने लोग उपस्थित थे। सभी के मन में उत्सुकता थी
कि बीरबल आज कौन सा रहस्य खोलने वाले हैं। अकबर भी अपने सिंहासन पर विराजमान होकर बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा, लगभग अदृश्य सा महीन रेशम का धागा था और दूसरी ओर उनके पीछे दो सेवक एक विशाल, मोटे रस्से को बड़ी मुश्किल से खींचते हुए ला रहे थे, जो किसी जहाज को बांधने के काम आता हो। बीरबल ने बादशाह को प्रणाम किया और फिर सभा को संबोधित करते हुए कहा, मान्यवरों और जहांपना, कल बादशाह सलामत ने एक प्रश्न पूछा था, दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है और सबसे बड़ी चीज क्या है? उन्होंने अपने हाथ में पकड़े महीन रेशमी धागे को ऊपर उठाते हुए कहा, जहांपना, मेरे विचार से दुनिया की सबसे छोटी चीज है बात या वाणी। एक छोटा सा शब्द, एक फुसफुसाहट, एक अफवाह। फिर उन्होंने उस महीन धागे को दरबार के एक कोने में बैठे एक व्यक्ति, जो कि एक जाना माना गप्पी और अफवाहें फैलाने वाला था, के कान के पास ले जाकर कुछ कहा और फिर धागे का सिरा उसके हाथ में थमा दिया। फिर वे दूसरे कोने में गए, जहां दो व्यापारी बैठे थे जो गहरे मित्र थे, और उस धागे के दूसरे सिरे को उनमें से एक के कान के पास ले जाकर कुछ फुसफुसाया और धागा उसे पकड़ा दिया। देखते ही देखते बीरबल ने वो महीन धागा दरबार में उपस्थित कई लोगों के बीच इसी प्रकार फैला दिया, हर एक के कान में कुछ कहते हुए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं। वे बस फुसफुसाते और धागे को आगे बढ़ाते जाते। कुछ ही मिनटों में पूरे दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। जिन दो मित्र व्यापारियों के बीच बीरबल ने धागा बांधा था, वे अब एक दूसरे को संदेह की नजरों से देख रहे थे। एक विद्वान, जिसके कान में बीरबल ने कुछ कहा था, वो अपने पड़ोसी दरबारी से मुंह फेर कर बैठ गया था। पूरे दरबार में कानाफूसी का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ भयभीत। वो शांत और सौहार्दपूर्ण दरबार अब अशांति और अविश्वास का केंद्र बन गया था। अकबर ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक अदृश्य सी बात ने पूरे माहौल को विषाक्त कर दिया था। मित्रताएं शत्रुता में बदलती दिख रही थी, विश्वास संदेह में। तभी बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की, देखा जहांपना, यह है दुनिया की सबसे छोटी चीज, एक बात। ये इतनी सूक्ष्म होती है कि दिखाई भी नहीं देती, इतनी हल्की कि इसका कोई वजन नहीं होता। परंतु बीरबल ने चारों ओर फैले तनाव की ओर इशारा करते हुए कहा, यही छोटी सी बात जब गलत इरादे से, बिना सोचे समझे या अफवाह के रूप में फैलती है, तो ये बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला सकती है, घनिष्ठ संबंधों में दरार डाल सकती है, निर्दोषों को दोषी बना सकती है और पूरे समाज में जहर घोल सकती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर सकती है। उसी प्रकार एक छोटी सी नकारात्मक बात बड़े से बड़ा अनर्थ कर सकती है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने इसका प्रमाण दिख रहा था। अकबर भी गंभीर हो गए। उन्हें बीरबल की बात की गहराई समझ आ रही थी। बीरबल आगे बोले, अब प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? उन्होंने उन दो सेवकों को इशारा किया जो विशाल रस्सा लेकर खड़े थे। सेवक उस रस्से को दरबार के बीच में ले आए। वो इतना मोटा और भारी था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। बीरबल ने उस रस्से की ओर संकेत करते हुए कहा, जहांपना, कुछ लोग कह सकते हैं कि यह रस्सा बहुत बड़ा है, या पर्वत बड़े हैं, या सागर। परंतु मेरे विचार से दुनिया की सबसे बड़ी चीज है विवेक और समझदारी। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार यह रस्सा बड़े बड़े जहाजों को तूफानों में भी सुरक्षित किनारे तक पहुंचाता है, उन्हें भटकने या डूबने से बचाता है, उसी प्रकार विवेक मनुष्य को जीवन के हर तूफान से बचाता है। विवेक ही वो शक्ति है जो हमें सही और गलत का भेद बताती है। विवेक ही हमें यह सिखाता है कि किस बात पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, कब बोलना है और कब मौन रहना है। ये विवेक ही है
जो उस छोटी सी बात के विनाशकारी प्रभाव को रोक सकता है, उसे फैलने से पहले ही समाप्त कर सकता है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, अभी जो थोड़ी देर पहले इस दरबार में अशांति और अविश्वास का माहौल बना, वो क्यों बना? क्योंकि एक छोटी सी बात को बिना विवेक का प्रयोग किए, बिना उसकी सत्यता परखे स्वीकार कर लिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। यदि हर व्यक्ति ने उस फुसफुसाहट को सुनने के बाद अपने विवेक का प्रयोग किया होता, तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उन्होंने अकबर की ओर रुख किया। आलमपना। विवेक वो विशाल शक्ति है जो साम्राज्यों का निर्माण करती है, न्याय स्थापित करती है, ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और मानवता को प्रगति के पथ पर ले जाती है। एक राजा का विवेक उसके साम्राज्य की नींव होता है। एक व्यक्ति का विवेक उसके चरित्र का दर्पण होता है। ये इतना बड़ा है कि इसकी कोई सीमा नहीं। ये इतना व्यापक है कि ये जीवन के हर पहलू को समेट लेता है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए जहांपनाह, मेरे विनम्र मत में दुनिया की सबसे छोटी चीज है बात, विशेषकर नकारात्मक और निराधार बात, जिसमें अपार विनाशकारी क्षमता है, और दुनिया की सबसे बड़ी चीज है विवेक, जो हमें उस विनाश से बचाता है और सृजन की ओर ले जाता है। एक छोटी सी बात बड़े से बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है और बड़ा सा विवेक उस अनर्थ को टाल सकता है। बीरबल का उत्तर सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी इस प्रकार सोचा भी नहीं था। अकबर के चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव था। वे अपने सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुम्हारा उत्तर न केवल सटीक है, बल्कि अत्यंत शिक्षाप्रद भी है। तुमने एक छोटे से प्रश्न का इतना बड़ा, इतना सार्थक जवाब दिया है कि ये सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आप सबने देखा, बीरबल ने हमें सिखाया कि शब्दों का प्रयोग कितनी सावधानी से करना चाहिए और हर बात को विवेक की कसौटी पर परखना कितना आवश्यक है। एक छोटी सी अफवाह राष्ट्रों के बीच युद्ध करा सकती है और विवेकपूर्ण निर्णय शांति स्थापित कर सकता है। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक बीरबल की खिल्ली उड़ाने का अवसर ढूंढ रहे थे, शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अन्य दरबारी भी बीरबल की प्रज्ञा के कायल हो गए। जो लोग कुछ देर पहले एक दूसरे पर शक कर रहे थे, अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। बीरबल ने जिन लोगों के बीच फुसफुसाहट फैलाई थी, उनसे क्षमा मांगी और बताया कि ये केवल एक दृष्टांत था और उनकी कही बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। धीरे धीरे दरबार का माहौल पुनः सामान्य होने लगा, परंतु आज हर किसी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में और पूरे राज्य में लोग अपनी बातों को लेकर अधिक सचेत हो गए और किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले विवेक का प्रयोग करने लगे। बीरबल का बड़ा जवाब लोगों के मन में गहराई तक उतर गया था और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, इस बात का प्रमाण देते हुए कि कैसे एक छोटा सा सवाल भी गहन चिंतन और बुद्धिमत्ता का द्वार खोल सकता है। कहानी 4। उन दिनों आगरा शहर में 3 ठगों का एक गिरोह सक्रिय था। ये तीनों ठग भेष बदलने में माहिर, बातों के जादूगर और इंसानी मनोविज्ञान के चतुर पारखी थे। उनका मुखिया, जो स्वयं को पंडित ज्ञानसागर कहता था, अत्यंत धूर्त और वाक्पटु था। दूसरा ठग सेठ धनपत राय का स्वांग रचता था, जो दिखने में अत्यंत धनी और उदार प्रतीत होता था। तीसरा ठग हकीम शिफाउद्दीन, गंभीर और ज्ञानी हकीम का अभिनय करता था, जिसके पास हर बीमारी का इलाज होने का दावा होता था। इन तीनों की कार्यप्रणाली बड़ी ही सुनियोजित होती थी। वे किसी नए शहर में जाकर पहले कुछ दिनों तक वहां के माहौल का जायजा लेते, अमीर और भोले भाले लोगों की पहचान करते और फिर अपनी योजना को अंजाम देते। पंडित ज्ञानसागर अपनी ज्योतिष विद्या और भविष्यवाणियों का जाल बिछाता। सेठ धनपत राय अपनी अमीरी का रौब दिखाकर लोगों को किसी फायदे का लालच देता
और हकीम शिफाउद्दीन असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा करके धन ऐंठता। उनकी बातों में इतनी मिठास और उनके अभिनय में इतनी स्वाभाविकता होती थी कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी उनके झांसे में आ जाते थे। आगरा पहुंचकर इन ठगों ने कुछ ही दिनों में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। उन्होंने शहर के एक प्रतिष्ठित सराय में डेरा डाला और अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार लोगों को फांसना शुरू किया। पंडित ज्ञानसागर ने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की जो संयोगवश सच हो गई, जिससे उसकी ख्याति फैल गई। सेठ धनपत राय ने कुछ छोटे मोटे दान पुण्य करके अपनी उदारता का ढिंढोरा पीटा। हकीम शिफाउद्दीन ने कुछ साधारण बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपनी जड़ी बूटियों से, जो असल में साधारण चूर्ण होती थी, ठीक करने का नाटक किया, जिससे लोगों का विश्वास उन पर बढ़ने लगा। धीरे धीरे इन ठगों ने कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। किसी से पूजा पाठ के नाम पर, किसी से व्यापार में साझेदारी का झांसा देकर, तो किसी से दुर्लभ जड़ी बूटी दिलाने के बहाने उन्होंने अच्छी खासी रकम ऐंठ ली थी। शहर में उनकी चर्चा होने लगी थी, परंतु उनकी चालाकी के कारण कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। उन्हीं दिनों आगरा का एक धनी व्यापारी सेठ गिरधारी लाल इन ठगों के जाल में बुरी तरह फंस गया। सेठ गिरधारी लाल समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, परंतु इन ठगों ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि वे भी धोखा खा गए। पंडित ज्ञानसागर ने सेठ गिरधारी लाल की जमपत्री देखकर उन्हें बताया कि उनके भाग्य में एक बहुत बड़ा खजाना लिखा है, जो उन्हें किसी गुप्त स्थान पर मिलेगा, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें काफी धन खर्च होगा। सेठ धनपत राय ने गिरधारी लाल को यह विश्वास दिलाया कि वह भी इस अनुष्ठान में अपना हिस्सा डालेगा, क्योंकि उसे भी पंडित ज्ञानसागर की विद्या पर पूरा भरोसा है। हकीम शिफाउद्दीन ने सेठ गिरधारी लाल की पत्नी की एक पुरानी बीमारी को ठीक करने का दावा किया और उसके लिए एक महंगी जड़ी बूटी लाने के नाम पर अग्रिम राशि ले ली। तीनों ने मिलकर सेठ गिरधारी लाल से लगभग 50,000 स्वर्ण मुद्राओं की ठगी कर ली और फिर रातों रात गायब हो गए। जब सेठ गिरधारी लाल को अपनी ठगी का एहसास हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने नगर कोतवाल के पास शिकायत दर्ज कराई, परंतु ठगों का कोई सुराग नहीं मिला। ये खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हमारी सल्तनत में ऐसे धूर्त ठगों का होना शर्म की बात है। हमारी प्रजा के साथ ऐसी ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को तलब किया। बादशाह अकबर ने बीरबल को पूरी घटना से अवगत कराया और कहा, बीरबल, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन चालाक ठगों को पकड़ा जाए और सेठ गिरधारी लाल को उसका धन वापस दिलाया जाए। हमें विश्वास है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता से इस गुत्थी को सुलझा लोगे। बीरबल ने बादशाह को आश्वासन दिया, आलम पनाह, आप चिंता न करें, मैं इन ठगों को जल्द ही आपके सामने पेश करूंगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। बीरबल ने सेठ गिरधारी लाल से मिलकर ठगों के हुलिये, उनकी बातों और उनके व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ये भी पता लगाया कि ठग किस दिशा में भागे हो सकते हैं। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये साधारण चोरू चक्के नहीं, बल्कि अत्यंत चतुर और संगठित अपराधी हैं, जिन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी। बीरबल ने अपनी योजना के तहत कुछ गुप्तचरों को विभिन्न दिशाओं में भेजा और स्वयं भी भेष बदलकर आसपास के कस्बों और शहरों में उन ठगों की तलाश करने लगे। उन्हें ये अंदेशा था कि ये ठग आगरा से बहुत दूर नहीं गए होंगे और किसी दूसरे शहर में अपनी अगली ठगी की योजना बना रहे होंगे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल के एक गुप्तचर ने खबर दी कि वैसे ही हुलिये वाले 3 व्यक्ति पास के एक शहर फतेहपुर सीकरी में देखे गए हैं और वे वहां भी अपनी ठगी का जाल बिछाने की फिराक में हैं। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। बीरबल ने फतेहपुर सीकरी पहुंचकर एक नई पहचान अपनाई। उन्होंने एक अत्यंत धनी
परंतु थोड़े सनकी और भोले भाले दिखने वाले सौदागर सेठ अमीचंद का भेष धारण किया। उनके साथ उनके कुछ विश्वस्त सैनिक भी साधारण सेवकों के वेश में थे। सेठ अमीचंद बीरबल ने शहर के सबसे महंगे सराय में कई कमरे किराए पर लिए और अपनी अमीरी का खूब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वे महंगे वस्त्र पहनते, कीमती आभूषण धारण करते और खुले हाथों से पैसे खर्च करते। उन्होंने ये अफवाह भी फैलानी शुरू कर दी कि वे एक बहुत बड़े व्यापारिक सौदे के लिए फतेहपुर सीकरी आए हैं और उनके पास लाखों स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये खबर जल्द ही उन 3 ठगों पंडित ज्ञानसागर, सेठ धनपत राय और हकीम शिफाउद्दीन तक पहुंच गई। उन्हें लगा कि उनके हाथ एक बहुत बड़ी मुर्गी लगी है। उन्होंने सेठ अमीचंद से मिलने और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। सबसे पहले पंडित ज्ञानसागर सेठ अमीचंद से मिला। उसने अपनी ज्योतिष विद्या का प्रदर्शन करते हुए सेठ अमीचंद को बताया कि उनके सितारे बुलंदी पर हैं और उन्हें जल्द ही कोई अप्रत्याशित लाभ होने वाला है। बीरबल सेठ अमीचंद ने भोलेपन का अभिनय करते हुए पंडित की बातों में गहरी रुचि दिखाई और उन्हें अपना विश्वास पात्र बनाने का नाटक किया। अगले दिन सेठ धनपत राय ने सेठ अमीचंद से मुलाकात की। उसने अपनी अमीरी और व्यापारिक समझ का रौब दिखाते हुए सेठ अमीचंद को एक ऐसे व्यापारिक सौदे का प्रस्ताव दिया जिसमें रातों रात मुनाफा दोगुना हो सकता था। बीरबल ने लालच का नाटक करते हुए उस प्रस्ताव में भी अपनी सहमति जता दी। अंत में हकीम शिफाउद्दीन ने सेठ अमीचंद से मिलकर उन्हें बताया कि उनके चेहरे की चमक देखकर लगता है कि उन्हें कोई गुप्त रोग है जिसका इलाज केवल उसी के पास है और वो उन्हें एक विशेष अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी से पूर्णतः स्वस्थ कर सकता है जिसकी कीमत बहुत अधिक है। बीरबल ने चिंतित होने का नाटक किया और इलाज के लिए भी हामी भर दी। तीनों ठग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि उन्होंने सेठ अमीचंद को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। उन्होंने मिलकर सेठ अमीचंद से कुल 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की मांग की, कुछ अनुष्ठान के लिए, कुछ व्यापारिक निवेश के लिए और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटी के लिए। उन्होंने कहा कि यह रकम उन्हें कल सुबह तक मिल जानी चाहिए ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। बीरबल सेठ अमीचंद ने कहा, पंडित जी, सेठ जी, हकीम साहब, मुझे आप तीनों पर पूरा भरोसा है। मैं कल सुबह आपको यह रकम अवश्य दे दूंगा, परंतु मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त, सेठ जी? पंडित ज्ञानसागर ने पूछा, थोड़ा सशंकित होते हुए। बीरबल ने कहा, बात यह है कि यह रकम बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों कल सुबह मेरे साथ मेरे एक गुप्त तहखाने में चलें, जहां मैंने अपना सारा धन रखा हुआ है। आप अपनी आंखों से देख ले कि मेरे पास कितनी दौलत है और वहीं मैं आपको आपकी मांगी हुई रकम गिनकर दे दूंगा। इससे मेरा भी मन हल्का हो जाएगा और आपको भी तसल्ली हो जाएगी। तीनों ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें इसमें कोई खतरा नजर नहीं आया, बल्कि उन्हें लगा कि शायद वे सेठ अमीचंद की और भी दौलत हथिया सकते हैं। वे तुरंत सहमत हो गए। अगली सुबह तीनों ठग नियत समय पर सेठ अमीचंद बीरबल के सराय में पहुंचे। बीरबल उन्हें लेकर सराय के पीछे बने एक पुराने सुनसान से दिखने वाले हिस्से में गए। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। बीरबल ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर घोर अंधेरा था। आइए, अंदर आइए, बीरबल ने कहा। मेरा सारा खजाना इसी तहखाने में है। जैसे ही तीनों ठग उत्सुकतावश तहखाने के अंदर घुसे, बीरबल ने फुर्ती से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अंदर से ठगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सेठ जी, ये क्या मजाक है? दरवाजा खोलिए। बीरबल ने दरवाजे के पास जाकर ऊंची आवाज में कहा, ठगों, तुम सेठ अमीचंद को नहीं बल्कि बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर ठगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। उसी समय
बीरबल के इशारे पर उनके सैनिक, जो पहले से ही वहां छिपे हुए थे, बाहर निकल आए। बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे नगर कोतवाल को सूचित करें और सेठ गिरधारीलाल को भी बुलवाएं। कुछ ही देर में नगर कोतवाल अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया। सेठ गिरधारीलाल भी घबराए हुए पहुंचे। बीरबल ने दरवाजा खोला और तीनों ठगों को बाहर निकाला, जो अब बुरी तरह डरे हुए और गिड़गिड़ा रहे थे। सेठ गिरधारीलाल ने उन्हें पहचान लिया और कहा, हाँ हुजूर, यही वे 3 ठग हैं जिन्होंने मुझे लूटा था। बीरबल ने ठगों से कहा, तुम लोगों ने अपनी चालाकी से कई भोले भाले लोगों को ठगा है, परंतु याद रखो, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। तुमने सोचा था कि तुम बीरबल को भी मूर्ख बना लोगे, परंतु तुम्हारी धूर्तता मेरे सामने नहीं टिक सकी। ठगों ने बीरबल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और सेठ गिरधारीलाल का सारा धन लौटाने का वादा किया। उनके पास से आगरा और फतेहपुर सीकरी में ठगी गई काफी रकम और कीमती सामान भी बरामद हुआ। निष्कर्ष, बादशाह अकबर के सामने जब उन तीनों ठगों को पेश किया गया तो वे बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न केवल इन शातिर ठगों को पकड़ा, बल्कि उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाकर एक ऐसा सबक सिखाया जो वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठगों को उनके अपराधों के लिए उचित दंड दिया गया और सेठ गिरधारीलाल को उनका धन वापस मिल गया। शहर के अन्य लोग जो उन ठगों के शिकार हुए थे, उन्हें भी यथासंभव न्याय दिलाया गया। इस घटना ने एक बार फिर बीरबल की कीर्ति में 4 चांद लगा दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, अंततः सच्चाई और बुद्धिमत्ता की ही जीत होती है। और बीरबल जैसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति के होते हुए कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता था। 3 ठगों को सबक सिखाने का ये किस्सा अकबर और बीरबल की अनगिनत रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ गया। कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। विषय था वफादारी और कृतज्ञता। दरबार में उपस्थित विद्वानों, मंत्रियों और अमीरों ने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि अपने स्वामी के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ी वफादारी है, तो किसी ने कहा कि उपकार को याद रखना और समय पर उसका बदला चुकाना ही सच्ची कृतज्ञता है। बातचीत के दौरान नमक हलाली और नमक हरामी जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ। बादशाह अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, अमात्यगण, ये तो हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने अन्नदाता या उपकारी के प्रति कृतज्ञ न हो, उसे नमक हराम कहा जाता है। परंतु क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये जान सके कि कौन व्यक्ति वास्तव में नमक हराम है और कौन नमक हलाल? ये प्रश्न सुनकर दरबार में क्षणिक मौन छा गया। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई सीधा या सरल उत्तर नहीं था। किसी व्यक्ति के मन की सच्चाई को परखना अत्यंत कठिन कार्य था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया तो कुछ सोचने का नाटक करने लगे। तभी बादशाह अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब सुन रहे थे। बीरबल, बादशाह ने कहा, इस विषय पर तुम्हारे क्या विचार हैं? क्या तुम हमें बता सकते हो कि असली नमक हराम की पहचान कैसे की जा सकती है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। किसी के हृदय की सच्चाई को जानना तो ईश्वर का ही काम है। परंतु यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक छोटी सी कहानी या एक प्रयोग के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास कर सकता हूं कि हम कुछ संकेतों से ये अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। बादशाह अकबर को बीरबल की बातों में हमेशा कुछ नया और रोचक मिलता था। उन्होंने उत्सुकता से कहा, अवश्य बीरबल, हमें तुम्हारे प्रयोग का इंतजार रहेगा। बताओ, हमें क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसके लिए हमें एक छोटा सा आयोजन करना होगा।
हम कल अपने महल के उद्यान में एक भोज का आयोजन करेंगे। इस भोज में हम कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित करेंगे। इन अतिथियों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो शाही कृपा और अन्न पर पलते हैं, और कुछ ऐसे जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। और हां, इस भोज में एक विशेष आकर्षण भी होगा। कैसा विशेष आकर्षण, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, वो तो कल ही पता चलेगा। बस आप मुझ पर विश्वास रखें। अगले दिन महल के सुंदर उद्यान में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे शामियाने लगाए गए। स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बादशाह अकबर, उनके नवरत्न और दरबार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य उपस्थित थे। बीरबल द्वारा चुने गए कुछ विशेष अतिथि भी भोज में शामिल हुए। इनमें कुछ शाही नौकर, कुछ सिपाही, कुछ कलाकार जो शाही संरक्षण में थे, और कुछ स्वतंत्र व्यापारी और किसान भी थे। जब सभी अतिथि भोजन ग्रहण करने बैठे तो बीरबल ने सेवकों को एक विशेष निर्देश दिया। सेवकों ने हर अतिथि की थाली के पास भोजन के साथ एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक भी रख दिया। भोजन शुरू हुआ। सभी अतिथि स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। बादशाह अकबर और अन्य दरबारी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। नमक का प्रयोग और निरीक्षण। भोजन के मध्य में जब सभी अतिथि भोजन में लीन थे, बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह अकबर से अनुमति लेकर बोले, उपस्थित महानुभावों, आज के इस भोज में एक छोटा सा प्रयोग किया जा रहा है। आप सभी की थालियों के पास नमक की एक कटोरी रखी गई है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस नमक का स्वाद चखें और बताएं कि यह आपको कैसा लगा। सभी अतिथि चौंक गए। भोजन के बीच में नमक चखने की बात कुछ अजीब सी थी। फिर भी बादशाह के दरबार का मामला था, इसलिए सभी ने अनिच्छा से ही सही अपनी उंगली से थोड़ा सा नमक उठाया और चखा। बीरबल एक एक करके सभी अतिथियों के पास गए और उनसे नमक के स्वाद के बारे में पूछने लगे। पहले वे एक शाही नौकर के पास पहुंचे। नौकर ने तुरंत कहा, हुजूर, नमक तो बादशाह सलामत का है, इसका स्वाद तो अमृत जैसा ही होगा। बहुत बढ़िया नमक है, एकदम उत्तम। फिर वे एक सिपाही के पास गए। सिपाही ने भी लगभग वैसी ही प्रतिक्रिया दी। जनाब, नमक में कोई कमी नहीं है। ये हमारे अन्नदाता का नमक है, इसकी बुराई हम कैसे कर सकते हैं? इसी प्रकार जितने भी लोग शाही कृपा पर आश्रित थे या किसी न किसी रूप में बादशाह से लाभान्वित होते थे, उन सभी ने नमक की अत्यधिक प्रशंसा की। किसी ने कहा कि ऐसा स्वादिष्ट नमक उन्होंने पहले कभी नहीं चखा, तो किसी ने कहा कि इस नमक में जरूर कोई जादुई बात है। इसके बाद बीरबल उन अतिथियों के पास गए जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते थे, व्यापारी और किसान। एक व्यापारी ने नमक चखकर कहा, बीरबल जी, नमक तो नमक ही होता है। ये साधारण नमक है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। जैसा आमतौर पर बाजार में मिलता है वैसा ही है। एक किसान ने भी कुछ ऐसी ही राय दी, साहब, नमक ठीक ठाक है। हमारे खेतों की उपज के लिए हम जैसा नमक इस्तेमाल करते हैं, ये भी वैसा ही है। इसमें कोई खास बात नहीं है। बीरबल सभी की प्रतिक्रियाएं ध्यान से सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का निष्कर्ष और नमक हराम की पहचान। जब सभी अतिथियों से पूछा जा चुका तो बीरबल बादशाह अकबर के पास लौटे। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये नमक साधारण बाजार का ही नमक था। इसमें न तो कोई विशेष स्वाद था और न ही कोई जादुई गुण। परंतु आपने देखा कि कैसे विभिन्न लोगों ने इस नमक के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीरबल ने आगे समझाया, जो लोग वास्तव में नमक हलाल होते हैं, अर्थात जो अपने अन्नदाता के प्रति सच्चे और कृतज्ञ होते हैं, वे अनावश्यक चापलूसी या झूठी प्रशंसा नहीं करते। वे सच बोलते हैं,
भले ही वो सच थोड़ा कड़वा क्यों न हो। उन्होंने नमक को जैसा पाया वैसा ही बताया। परंतु बीरबल ने उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा जिन्होंने नमक की अत्यधिक प्रशंसा की थी, जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या डर के कारण या अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने अन्नदाता की झूठी तारीफें करते हैं, जो सच को छिपाते हैं और केवल वही कहते हैं जो उनके स्वामी को सुनना अच्छा लगे। ऐसे लोगों के नमक हराम होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जो व्यक्ति एक छोटी सी बात में सच नहीं बोल सकता, वो बड़ी बातों में वफादारी कैसे निभाएगा? जो अपने स्वामी को सच बताकर उसे संभावित नुकसान से नहीं बचा सकता, वो वास्तव में अपने स्वामी का हितैषी नहीं हो सकता। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, नमक हलाली का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप अपने स्वामी का दिया हुआ अन्न खाते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि आप उसके प्रति ईमानदार रहें, उसे सही सलाह दें, भले ही वो उसे अप्रिय लगे। झूठी प्रशंसा और चापलूसी तो नमक हरामी की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए सच को तोड़मरोड़ कर पेश करता है, वो समय आने पर अपने स्वामी को धोखा भी दे सकता है। दरबारियों पर प्रभाव और बादशाह की प्रशंसा। बीरबल की बातें सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। उनकी बातों में इतनी गहराई और सच्चाई थी कि किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। जिन लोगों ने नमक की झूठी प्रशंसा की थी, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके अनोखे दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर अपनी असाधारण सूझबूझ से एक अत्यंत जटिल प्रश्न का कितना सरल और सटीक समाधान प्रस्तुत किया है। तुमने हमें यह सिखाया कि सच्ची वफादारी और नमक हलाली केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और नीयत में होती है। जो व्यक्ति सच बोलने का साहस रखता है, वही वास्तव में विश्वसनीय और नमक हलाल होता है। बादशाह ने आगे कहा, आज से हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे आसपास केवल सच बोलने वाले और सही सलाह देने वाले लोग ही हों, न कि केवल चापलूसी करने वाले। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपने एक छोटे से प्रयोग और अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या से यह सिद्ध कर दिया कि नमक हराम की पहचान कैसे की जा सकती है। उन्होंने ये महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सच्ची कृतज्ञता और वफादारी चापलूसी या अंध भक्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सही समय पर सही सलाह देने में निहित है। जो व्यक्ति अपने उपकारी को सच का आईना दिखाने का साहस रखता है, वही वास्तव में उसका सच्चा हितैषी और नमक हलाल होता है। ये कहानी आज भी हमें अपने आसपास के लोगों को परखने और सच्चे तथा झूठे शुभ चिंतकों के बीच अंतर करने की प्रेरणा देती है। बीरबल की ये बुद्धिमत्ता भरी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेगी, जो हमें मानवीय व्यवहार और नैतिक मूल्यों की गहरी समझ प्रदान करती है। कहानी 6। एक शाम, जब सूरज क्षितिज पर अपनी लालिमा बिखेर रहा था और आगरा का किला शाही रोशनी में नहाया हुआ था, बादशाह अकबर अपने खास महल में दीवान खास में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की रेखाएं उभरी हुई थी। दरबार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे, पर माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। बादशाह कुछ समय से एक विशेष प्रश्न पर विचार कर रहे थे, एक ऐसी पहेली जो उनके मन में कौंध रही थी और जिसका उत्तर उन्हें तत्काल चाहिए था। काफी देर तक मौन रहने के बाद बादशाह अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, एक पहेली है जिसने हमें बेचैन कर रखा है। हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर इस पहेली का संतोषजनक हल प्रस्तुत करें। सभी दरबारी उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि जब बादशाह कोई पहेली पूछते हैं तो वो साधारण नहीं होती। बादशाह ने अपनी बात आगे बढ़ाई, हमारी पहेली यह है, वो क्या है जो सबके पास है पर सब उसे अलग अलग तरह से देखते हैं। कोई उसे छोटा कहता है, कोई बड़ा, कोई उसे हल्का समझता है, कोई भारी। वो अदृश्य है, पर उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है।
वो बदलता रहता है पर हमेशा मौजूद रहता है। बताओ वो क्या है? पहेली सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक गूढ़ और दार्शनिक किस्म की पहेली थी। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ लोग अपने सिर खुजलाने लगे तो कुछ गहरी सोच में डूब गए। सबसे पहले वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने कहा, आलमपना, मेरे विचार से ये समय हो सकता है। समय सबके पास है, कोई उसे कम आंकता है, कोई ज्यादा। उसका प्रभाव भी सब पर पड़ता है। बादशाह ने सिर हिलाया। टोडरमल, तुम्हारा विचार कुछ हद तक सही है, पर यह पूर्ण उत्तर नहीं है। समय बदलता है, पर क्या सब उसे अलग अलग तरह से देखते हैं? और क्या वो अदृश्य होकर भी इतना भिन्न प्रभाव डालता है? इसके बाद सेनापति मान सिंह ने कहा, जहां पनाह, शायद ये भाग्य या किस्मत है। भाग्य सबके साथ होता है, कोई उसे अच्छा कहता है, कोई बुरा। ये अदृश्य है और इसका प्रभाव भी सब पर पड़ता है। बादशाह ने कहा, मान सिंह, तुम्हारा तर्क भी विचारणीय है, पर भाग्य को छोटा या बड़ा कैसे कहा जा सकता है? और क्या वो हमेशा मौजूद रहता है या कर्मों से बदलता है? मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से थोड़ी ईर्ष्या रखते थे और हमेशा खुद को अधिक बुद्धिमान साबित करने की कोशिश में रहते थे, आगे आए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आलमपनाह, ये निश्चित रूप से मन है। मन सबके पास है, कोई उसे चंचल कहता है, कोई स्थिर। कोई उसे छोटा समझता है, कोई बड़ा। ये अदृश्य है और इसका प्रभाव भी हर किसी पर पड़ता है। बादशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की बात ध्यान से सुनी। मुल्ला जी, तुम्हारा उत्तर पहेली के काफी करीब है, परंतु ये भी पूर्ण नहीं है। मन बदलता है, पर क्या वो हमेशा एक ही रूप में मौजूद रहता है, जिसे सब अलग अलग तरह से देखते हों? एक एक करके कई दरबारियों ने अपने अपने अनुमान लगाए। किसी ने ज्ञान कहा, किसी ने प्यार, किसी ने हवा, तो किसी ने ईश्वर। परंतु कोई भी उत्तर बादशाह अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। हर उत्तर में कोई न कोई कमी रह जाती थी। दरबार में निराशा छाने लगी। बादशाह के चेहरे पर भी हल्की सी मायूसी झलकने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी पहेली इतनी कठिन है कि इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। इसी बीच राजा बीरबल, जो किसी आवश्यक कार्य से कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे, दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने दरबार का माहौल देखा और समझ गए कि कोई गंभीर चर्चा चल रही है। बादशाह अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, आओ बीरबल, तुम सही समय पर आए। हमने आज दरबार में एक पहेली रखी है, पर कोई भी उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा है। शायद तुम हमारी इस उलझन को सुलझा सको। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आप आज्ञा दे। मैं आपकी पहेली सुनने और उसका हल खोजने का यथासंभव प्रयास करूंगा। बादशाह अकबर ने वही पहेली दोहराई। वो क्या है जो सबके पास है, पर सब उसे अलग अलग तरह से देखते हैं? कोई उसे छोटा कहता है, कोई बड़ा। कोई उसे हल्का समझता है, कोई भारी। वो अदृश्य है, पर उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। वो बदलता रहता है, पर हमेशा मौजूद रहता है। बताओ वो क्या है? बीरबल ने पहेली को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी, जैसे वे किसी जटिल गणना में लीन हों। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। दरबार में पूर्ण शांति छाई रही। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल भी मात खा जाएंगे। कुछ देर विचार करने के बाद बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और कहा, आलमपना, आपकी पहेली वास्तव में गूढ़ और विचारणीय है। मेरे विचार से इसका उत्तर है अपनी समझ या अपनी राय, अपनी धारणा या दृष्टिकोण। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। समझ, राय, ये कैसा उत्तर था? बादशाह अकबर ने भी आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम अपने उत्तर को स्पष्ट कर सकते हो?
ये कैसे हमारी पहेली के सभी पहलुओं पर खरा उतरता है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखनी शुरू की। आलम पनाह, गौर फरमाइए, वो क्या है जो सबके पास है? हुजूर, अपनी समझ या अपनी राय हर व्यक्ति के पास होती है, चाहे वो विद्वान हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब। हर किसी का अपना एक दृष्टिकोण, अपनी एक समझ होती है हर चीज को लेकर, पर सब उसे अलग अलग तरह से देखते हैं। ये भी सत्य है जहां अपना एक ही घटना या वस्तु को दो व्यक्ति अपनी अपनी समझ और अनुभव के आधार पर बिल्कुल भिन्न रूप में देख सकते हैं। किसी के लिए जो सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। किसी की नजर में जो सुंदर है वो दूसरे को साधारण लग सकता है। कोई उसे छोटा कहता है, कोई बड़ा। अपनी समझ को कोई व्यक्ति सीमित मान सकता है, कह सकता है मेरी तो छोटी सी समझ है। वही कोई दूसरा व्यक्ति अपनी समझ को बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण मान सकता है, कह सकता है मेरी समझ में ये बात बहुत बड़ी है। किसी समस्या को कोई अपनी समझ से छोटा आंकता है तो कोई बड़ा। कोई उसे हल्का समझता है, कोई भारी। किसी विषय पर बनी अपनी राय को कोई व्यक्ति हल्के में ले सकता है, ये तो मेरी हल्की फुल्की राय है। वही किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी राय या समझ बहुत गंभीर और भारी महत्व रखती है, ये मेरी पक्की और भारी समझ है। किसी की बात को हम अपनी समझ से हल्का या भारी मान सकते हैं। वो अदृश्य है, पर उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। जहांपना, समझ या राय कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। ये अदृश्य है, परंतु इसका प्रभाव हमारे हर निर्णय, हर कर्म और हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हमारी समझ ही हमें दिशा दिखाती है या भटकाती है। दूसरों की समझ और राय भी हम पर प्रभाव डालती है। वो बदलता रहता है, पर हमेशा मौजूद रहता है। ये भी सत्य है आलम पनाह, समय, अनुभव और ज्ञान के साथ हमारी समझ और राय बदलती रहती है। जो चीज हम बचपन में समझते थे, बड़े होकर हमारी समझ उसके प्रति बदल जाती है। नई जानकारियां मिलने पर हमारी पुरानी राय परिवर्तित हो जाती है, लेकिन किसी न किसी रूप में समझ या राय हमेशा हमारे साथ मौजूद रहती है। हम कभी भी बिना किसी समझ या राय के नहीं होते। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसलिए जहांपना, मेरे विचार से आपकी पहेली का सबसे सटीक उत्तर अपनी समझ या अपनी राय ही है। बीरबल का स्पष्टीकरण सुनकर बादशाह अकबर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। दरबार के अन्य सदस्य भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा दिए गए तर्कपूर्ण हल से प्रभावित थे। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। बादशाह अकबर ने कुछ क्षणों तक मौन रहकर बीरबल के उत्तर पर विचार किया। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल ने पहेली के हर पहलू को कितनी खूबसूरती से अपने उत्तर में समेटा है। ये उत्तर न केवल तार्किक था, बल्कि गहरा और दार्शनिक भी था। अंततः बादशाह अकबर के होठों पर एक विस्तृत मुस्कान फैल गई। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सटीक और संतोषजनक है। अपनी समझ या अपनी राय ही वह चीज है जो हमारी पहेली के सभी लक्षणों पर खरी उतरती है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य रत्नों से जड़ा एक हार पुरस्कार स्वरूप भेंट किया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ी बड़ी पहेलियां और समस्याएं भी बौनी पड़ जाती थी। उन्होंने न केवल बादशाह की कठिन पहेली का हल निकाला, बल्कि ऐसा हल प्रस्तुत किया जिसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया। अपनी समझ या अपनी राय का महत्व वास्तव में जीवन में सर्वोपरि है। यह हमें दुनिया को देखने का एक नजरिया प्रदान करती है, और इसी नजरिए के आधार पर हम अपने निर्णय लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि
वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, विवेक और सही दृष्टिकोण किसी भी समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। बीरबल की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है और हमें दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो हमारी राय से भिन्न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी समझ को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और अनुभव के साथ ही हमारी समझ परिपक्व होती है। इस प्रकार अकबर की पहेली और बीरबल के अद्भुत हल की ये कहानी इतिहास के पन्नों में एक और यादगार प्रसंग के रूप में दर्ज हो गई, जो बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता और अकबर के ज्ञान प्रेम का प्रतीक है। कहानी 7। आगरा की चिलचिलाती धूप में यमुना का किनारा भी जैसे तप रहा था। शहर से कुछ दूर घने पेड़ों की छाव में बने एक सराय के बाहर 3 अजनबी मुसाफिर मिले। तीनों ही अलग अलग दिशाओं से आए थे और उनकी मंजिलें भी जुदा थी, पर नियति ने उन्हें एक विचित्र परिस्थिति में एक साथ ला खड़ा किया था। पहले का नाम था धनीराम। वो एक सीधा सादा किसान था जो अपने गांव से शहर कुछ बीज और खाद खरीदने आया था। उसकी आंखों में सरलता और चेहरे पर मेहनत की थकान स्पष्ट झलक रही थी। दूसरा था चतुरमल, एक व्यापारी जिसकी तेज आंखें हमेशा लाभहानि का आकलन करती रहती थी और जिसकी चिकनी चुपड़ी बातों में कोई भी आसानी से फंस सकता था। तीसरा था बलवंत, एक हट्टा कट्टा नौजवान जो किसी जागीरदार के यहां अंगरक्षक की नौकरी की तलाश में निकला था। उसके डीलडौल से उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था, पर चेहरे पर बुद्धिमत्ता की चमक कुछ कम ही थी। थकान मिटाने और अगली यात्रा की तैयारी के लिए तीनों सराय के पास एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ की छाया में सुस्ताने लगे। बातें शुरू हुई, अपनी अपनी यात्राओं और अनुभवों का जिक्र हुआ। तभी धनीराम की नजर पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में कुछ अजीब सी चमक पर पड़ी। उसने उत्सुकतावश उसे कुरेदा तो एक धातु का कोना दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? उसने बाकी दोनों को आवाज दी। चतुरमल और बलवंत भी पास आ गए। तीनों ने मिलकर सावधानी से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद वहां से एक पुराना कांसे का मटका निकला जो काफी भारी था। धड़कते दिलों के साथ जब उन्होंने उसका ढक्कन खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य और लोभ से फटी रह गई। मटका सोने की अशर्फियों से लबालब भरा हुआ था। एक पल के लिए तीनों निःशब्द हो गए। इतनी दौलत उन्होंने अपने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखी थी। सबसे पहले चतुरमल की व्यापारिक बुद्धि जागी। उसने तुरंत कहा, भाइयों, ये तो ऊपर वाले की देन है। हम तीनों ने मिलकर इसे खोजा है, इसलिए इस पर हम तीनों का बराबर का हक है। धनीराम, जो स्वभाव से ही संतोषी था, तुरंत सहमत हो गया। हाँ, बिल्कुल, हम इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। बलवंत भी, जिसे सोने की चमक ने अंधा कर दिया था, खुशी से उछल पड़ा। वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब नौकरी की क्या जरूरत। उन्होंने तय किया कि अभी दोपहर का समय है और इतनी दौलत लेकर यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा। वे रात सराय में बिताएंगे और सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने अपने हिस्से लेकर अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। मटके को उन्होंने वापस उसी गड्ढे में सावधानी से छिपा दिया और ऊपर से मिट्टी और सूखे पत्ते डाल दिए ताकि किसी को शक न हो। रात हुई। सराय में खाना खाने के बाद तीनों अपने अपने बिस्तरों पर लेटे, पर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सोने की अशर्फिया उनके सपनों में नाच रही थी। चतुरमल के मन में लोभ का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। बराबर हिस्सेदारी? क्यों? दिमाग तो मेरा ही सबसे तेज चलता है। धनीराम तो बुद्धू किसान है और बलवंत तो है ही बाहुबली मूर्ख। मुझे इन दोनों से ज्यादा मिलना चाहिए। उसने मन ही मन एक योजना बनानी शुरू कर दी। देर रात, जब उसे लगा कि धनीराम और बलवंत गहरी नींद में हैं, वो चुपके से उठा और बलवंत के पास गया। उसने बलवंत को धीरे से जगाया।
बलवंत भाई, उसने फुसफुसाकर कहा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बलवंत नींद में था। क्या बात है चतुर्मल? देखो, वो सोना हम दोनों ने ज्यादा मेहनत करके निकाला था। धनीराम तो बस किनारे खड़ा देख रहा था। क्या ये उचित है कि उसे भी बराबर हिस्सा मिले? चतुर्मल ने चालाकी से कहा। बलवंत की मोटी बुद्धि में ये बात तुरंत तो नहीं घुसी, पर सोने का लालच और चतुर्मल की चापलूसी भरी बातें उसे प्रभावित करने लगी। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहता हूं कि हम दोनों मिलकर धनीराम को उसका हिस्सा थोड़ा कम दें। कह देंगे कि मटके में कुछ अशर्फिया कम निकली। हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और धनीराम को बस चौथाई हिस्सा देकर टरका देंगे। वो सीधा सादा है, मान जाएगा। चतुर्मल ने अपनी योजना बताई। बलवंत को यह विचार पसंद आया। उसे लगा कि बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के उसे और सोना मिल जाएगा। उसने हामी भर दी। सुबह होने से पहले ही, जब पौ फट रही थी, तीनों उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। चतुर्मल और बलवंत ने मिलकर मटका निकाला। धनीराम उत्सुकता से देख रहा था। चतुर्मल ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, धनीराम भाई, लगता है रात में किसी ने कुछ अशर्फियां निकाल ली। मटका कुछ हल्का लग रहा है। उसने बलवंत की ओर देखा, जिसने तुरंत हां में हां मिलाई। धनीराम को थोड़ा अचंभा हुआ, पर उसे उन दोनों पर शक नहीं हुआ। अच्छा, पर अब क्या कर सकते हैं? जो भी है उसे ही बांट लेते हैं। चतुर्मल ने जल्दी से अशर्फिया गिनने का नाटक किया और फिर बोला, देखो भाई, इसमें से एक बड़ा हिस्सा तो मेरा और बलवंत का बनता है, क्योंकि हमने ही इसे मुख्य रूप से खोदा था। तुम भी साथ थे, इसलिए तुम्हारा भी कुछ हज बनता है। उसने धनीराम के सामने अशर्फियों का एक छोटा सा ढेर लगा दिया और बाकी अधिकांश अपने और बलवंत के बीच बांट लिया। धनीराम को यह देखकर धक्का लगा। ये क्या बात हुई चतुर्मल? कल तो तय हुआ था कि हम तीनों बराबर हिस्से लेंगे। ये तो सरासर बेईमानी है। बलवंत, जो चतुर्मल के प्रभाव में था, गरज उठा, चुप रहे किसान। जितना मिल रहा है उतना लेकर चलता बन, वरना यह भी नहीं मिलेगा। धनीराम को क्रोध आ गया। मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। मैं शहर जाकर कोतवाल से शिकायत करूंगा। चतुर्मल हंसा। जा जा। कोतवाल क्या, बादशाह के पास चला जा। कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। हम दो हैं, तू अकेला। धनीराम निराश और क्रोधित था, पर वो हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी फरियाद बादशाह सलामत अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वहां न्याय होगा। यह सुनकर चतुर्मल और बलवंत थोड़ा घबराए, पर उन्हें लगा कि उनकी दो लोगों की गवाही के सामने अकेले धनीराम की बात कौन मानेगा। फिर भी उन्होंने सोचा कि यदि मामला बादशाह तक पहुंचता है तो उन्हें भी साथ चलना चाहिए, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। तीनों आगरा पहुंचे। धनीराम ने किसी तरह पता लगाकर बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंचने का मार्ग जाना। अगले दिन जब दरबार लगा तो धनीराम ने अपनी फरियाद पेश की। उसने पूरी घटना, सोने के मटके की खोज से लेकर चतुर्मल और बलवंत द्वारा की गई बेईमानी तक, सब कुछ सच सच बयान कर दिया। अकबर ने धनीराम की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने चतुर्मल और बलवंत को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। चतुर्मल ने बड़ी चतुराई से कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आलम पनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि सोना मैंने और बलवंत ने मिलकर अपनी मेहनत से खोजा था। ये किसान तो बाद में वहां आया और हमसे हिस्सा मांगने लगा। हमने दया करके इसे कुछ अशर्फिया दे दी, पर अब ये लालच में आकर पूरी दौलत हड़पना चाहता है। बलवंत ने भी चतुर्मल की हां में हां मिलाई। अकबर असमंजस में पड़ गए। धनीराम अकेला था, जबकि चतुर्मल और बलवंत दो थे। कोई और गवाह भी नहीं था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले को कैसे देखते हो? सत्य क्या है? बीरबल, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे, आगे आए। उन्होंने तीनों अजनबियों को ध्यान से देखा।
धनीराम के चेहरे पर सच्चाई की पीड़ा, चतुर्मल की आंखों में धूर्तता और बलवंत के चेहरे पर कुछ घबराहट और कुछ अकड़। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, सत्य तो एक ही होता है, परंतु उसे उजागर करने के लिए कभी कभी थोड़ा घूम कर जाना पड़ता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन तीनों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा और एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा। तुम्हें पूरी छूट है, बीरबल, अकबर ने कहा। बीरबल ने सबसे पहले धनीराम से पूछा, धनीराम, जब तुम्हें वह मटका मिला तो तुमने सबसे पहले क्या देखा या क्या महसूस किया? धनीराम ने ईमानदारी से उत्तर दिया, हुजूर, मिट्टी में कुछ चमक दिखाई दी, और जब कुरेदा तो कांसे के बर्तन का कोना दिखा। जब हमने उसे बाहर निकाला तो वो बहुत भारी था। फिर बीरबल ने चतुर्मल से वही प्रश्न पूछा। चतुर्मल ने सोचा कि भारी बताना ही बुद्धिमानी होगी। हुजूर, वो बहुत भारी था, जैसे पत्थरों से भरा हो। बलवंत ने भी यही दोहराया, जी हुजूर, बहुत भारी था। बीरबल ने फिर पूछा, मटके का रंग कैसा था? धनीराम, कांसे का था, पुराना सा, कुछ जगहों पर हरी हरी काई भी जमी थी। चतुर्मल, जी, कांसे का, चमकदार। उसने सोचा चमकदार बताना बेहतर है। बलवंत, हां, चमकदार पीतल जैसा। उसने चतुर्मल की बात को और बढ़ा दिया। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, अच्छा, ये बताओ, जिस बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हें ये मटका मिला, क्या वो पेड़ कुछ चास था? उसकी कोई पहचान? धनीराम ने कुछ सोचकर कहा, जी हुजूर, वो बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। उसकी एक मोटी डाल ऐसी थी जैसे कोई हाथी अपनी सूंड उठाए खड़ा हो। और हां, उसकी जड़ों के पास एक बड़ा सा पत्थर भी था, जिस पर किसी ने त्रिशूल का निशान बनाया हुआ था। चतुर्मल को ये सब याद नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान तो केवल सोने पर था। उसने अटकते हुए कहा, पेड़, हां, बड़ा था, बाकी तो कुछ खास नहीं। बलवंत ने भी कहा, मुझे तो बस पेड़ याद है और कुछ नहीं। बीरबल अब अकबर की ओर मुड़े, जहां पनाह, मुझे लगता है सत्य की एक झलक मिलनी शुरू हो गई है, परंतु पूर्ण निश्चय के लिए मैं इन तीनों को एक अंतिम परीक्षा से गुजारना चाहता हूं। क्या परीक्षा, बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि ये तीनों कल सुबह उसी बरगद के पेड़ के पास जाएं। मैं अपने कुछ सिपाही भी इनके साथ भेजूंगा। इन्हें उस पेड़ से पूछना होगा कि सोने का असली हकदार कौन है। मुझे विश्वास है कि वो पेड़ सत्य अवश्य बताएगा। ये सुनकर चतुर्मल और बलवंत के होश उड़ गए। पेड़ कैसे बोल सकता है? धनीराम को भी आश्चर्य हुआ, पर उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, जैसा तुम उचित समझो। अगली सुबह बीरबल के भेजे हुए 2 सिपाहियों के साथ तीनों अजनबी उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बीरबल ने सिपाहियों को गुप्त रूप से निर्देश दिया था कि वे पेड़ के आसपास छिपकर देखें कि क्या होता है। चतुर्मल रात भर सो नहीं पाया था। वो समझ गया था कि बीरबल कोई चाल चल रहे हैं। पेड़ कैसे बोलेगा? जरूर कोई और बात है। उसने बलवंत को समझाया, देखो बलवंत, ये बीरबल की कोई चाल है, हमें कुछ करना होगा। बलवंत ने पूछा, पर क्या? हम ऐसा करते हैं, चतुर्मल ने फुसफुसाया, जब धनीराम पेड़ से पूछेगा तो हम में से कोई एक पेड़ के पीछे छिपकर जवाब दे देगा कि सोना चतुर्मल और बलवंत का है। बीरबल के सिपाही भी यही सुनेंगे और हमारी बात सच साबित हो जाएगी। बलवंत को ये योजना ठीक लगी। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो धनीराम ने बीरबल के निर्देशानुसार पेड़ को प्रणाम किया और ऊंची आवाज में पूछा, हे वृक्ष देवता, आप ही बताइए, इस सोने के मटके के असली हकदार कौन है? जैसे ही धनीराम चुप हुआ, पेड़ के पीछे से एक दबी हुई आवाज आई, इस सोने के असली हकदार चतुर्मल और बलवंत है। धनीराम हक्का बक्का रह गया। सिपाहियों ने भी ये आवाज सुनी। चतुर्मल और बलवंत विजयी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगे। तभी
अचानक पेड़ के पीछे से बीरबल स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। चतुर्मल और बलवंत बीरबल को वहां देखकर सन्न रह गए। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, अच्छा, तो ये बरगद का पेड़ बोलना भी जानता है और ये भी जानता है कि असली हकदार कौन है। परंतु मुझे लगता है कि इस पेड़ पर किसी दुष्टात्मा का साया है जो इसे झूठ बोलने पर विवश कर रही है। ऐसी दुष्टात्मा को भगाने का एक ही उपाय है, इस पेड़ को जला दिया जाए। ये कहकर बीरबल ने मशाल पेड़ की सूखी पत्तियों के पास ले जाने का अभिनय किया। जैसे ही आग की लपटें पत्तियों के करीब पहुंची, पेड़ के पीछे बने एक खोखले हिस्से से चीखने की आवाज आई, नहीं, नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं सब सच बता दूंगा। और उस खोखले से चतुर्मल का एक नौकर, जिसे उसने रात में ही वहां छिपा दिया था, घबराकर बाहर कूद पड़ा। बीरबल मुस्कुराए, तो ये है वह बोलने वाला पेड़। चतुर्मल और बलवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। बीरबल ने उस नौकर से पूछा, बताओ, तुम्हें यहां किसने छिपाया था और क्या कहने को कहा था? डर के मारे नौकर ने सारी सच्चाई उगल दी कि कैसे चतुर्मल ने उसे वहां छिपकर धनीराम के सवाल का जवाब देने के लिए कहा था। अब सारी स्थिति शीशे की तरह साफ थी। बीरबल तीनों अजनबियों और उस नौकर को लेकर वापस दरबार में पहुंचे। अकबर पूरी घटना सुनकर हैरान भी हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न भी। बीरबल ने अकबर से कहा, आलम पनाह, धनीराम की बातें, जैसे मटके का वजन, उसका रंग और पेड़ की पहचान उसके सच्चे होने का प्रमाण दे रही थी, जबकि चतुर्मल और बलवंत की बातों में विरोधाभास था और उन्हें पेड़ के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। फिर भी ठोस सबूत के लिए यह बोलने वाले पेड़ की युक्ति आवश्यक थी। अकबर ने अपना फैसला सुनाया, चतुर्मल, तुमने न केवल अपने साथियों के साथ धोखा किया, बल्कि दरबार को भी गुमराह करने का प्रयास किया। तुम्हारे लालच और झूठ की सजा यह है कि तुम्हें सोने में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। साथ ही तुम्हें 1 महीने के लिए कारावास में डाला जाएगा। बलवंत, बादशाह ने कहा, तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने के बजाय लालच में फंस गए और एक झूठे का साथ दिया। तुम्हें भी सोने में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, परंतु चूंकि तुमने अंत समय में विरोध नहीं किया और शायद चतुर्मल के प्रभाव में थे, इसलिए तुम्हें कारावास से मुक्त किया जाता है, पर भविष्य में सावधान रहना। फिर वे धनीराम की ओर मुड़े। धनीराम, तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा प्रशंसनीय है। ये सारा सोना तुम्हारा है, तुम इसके असली हकदार हो। धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर बादशाह अकबर और बीरबल का शुक्रिया अदा किया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने एक बार फिर सत्य को उजागर किया और निर्दोष को उसका हद दिलाया। 3 अजनबियों की कहानी और बीरबल का ये अनोखा फैसला दूर दूर तक मशहूर हो गया और लोग एक बार फिर बीरबल की प्रज्ञा के कायल हो गए। ये कहानी इस बात का भी प्रमाण बन गई कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे।